बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलीशा पेश खिदमत है प्रोग्राम ब्रिज में। तो आज हमारे ब्रिज में जो है आप देखेंगे बहुत सारे ब्रिज के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए पाकिस्तान के हवाले से। तो बजाय इसके कि मैं कुछ लंबी तमहीद बाद दूँ, सीधे हम चलते हैं हमारे एनालिस्ट नज़ीर आलम साहब की तरफ। तो उनसे पूछते हैं कि आज क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, कनाडा के हवाले से और इंटरनेशनली। जी नज़ीर साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया अली। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम वंस अगेन। आज का प्रोग्राम ख़ास एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। और जर्नलिस्ट बरादरी जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर, आज वो सब के सब वो किसको कहते हैं नेल बाइटिंग एंड की तरफ गए। और ये जो कल फैसला आया सेनेट का, इसने बड़े बड़े पंडितों का और बड़े बड़े एनालिस्ट के सारी जो फोरकास्टें थी, जो एनालिस्ट थे जिनकी फोरकास्ट बताई गई थी, वो के गलत साबित हुई। इस पैराई के अंदर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इसमें हमारा डिटेल आज एनालिसिस होगा, एक हमारा अपना पर्सपेक्टिव है कि क्या हुआ, किस तरह ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई, और ये इतना बड़ा डिज़ास्टर या जिसको गवर्नमेंट के लिए कहें कि डिज़ास्टर हुआ है, वो हुआ क्यों, आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ हुई कि लास्ट मोमेंट के ऊपर ये बिल्कुल एकदम से एक सरप्राइज, जिसको हम कहें ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। तो इस वक्त हम इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। अब इस वक्त हम पोस्ट उस डिज़ास्टर के इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि लास्ट जो प्रोग्राम हुआ था उसका हमें खासा अच्छा फीडबैक मिला। उसमें काफ़ी हमारे दोस्तों ने हमसे बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात की। तो उसमें चंद चीज़ें मैं इस वक्त हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर वन ये कि Z9 चैनल इज़ नॉट अ चैनल फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट और पार्टी और एनी पोलिटिकल अफिलिएशन और एनीथिंग लाइक दैट। हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है और हमारे जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हमारा इस वक्त कोई किसी किस्म का एक स्पेसिफिक पार्टी का स्टांस हम लेके नहीं चलते। एक हम जनरल एनालिसिस करते हैं, उसमें शायद गवर्नमेंट के बाज़ दफ़ा फेवर की भी बात हो, अगेंस्ट भी हो सकती हैं। इसी तरह हमारे कुछ और भी हमारे बड़े क्लोज इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा, तो उनकी भी कुछ इसमें फीडबैक था, शामिल था। तो मैं उनकी क्लैरिटी के लिए भी कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली वहाँ पे बेतहाशा अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट या एज एन एनालिस्ट आपका जॉब क्या होता है? बेसिकली हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो जॉब है वो एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है। जहाँ तक आप अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जी अच्छे काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, दिस इज़ द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट। देखिए जी, आपको एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जिस पे आप गवर्नमेंट को क्रेडिट दें। ये गवर्नमेंट का जॉब है, उसके लिए आप उनको वोट देते हैं, इसके लिए पब्लिक फंडिंग होती है, वो अपनी जेब से नहीं खर्च करते हैं। तो अगर किसी मुल्क में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है और फंडिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। बट आवर जॉब इज़ कि हम उस क्रैक्स को आइडेंटिफाई करें जहां पर हम उनको कोई लूप होल ना दें। हमारा जॉब जो है उनके लिए बीइंग अ वॉच डॉग, ताकि हम उनकी सिर्फ ये नहीं कि उनको क्रिटिसाइज करना है, उनका हमने एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, ताकि वो अपनी जो खामियां हैं उससे बाहर निकलें और उसको इम्प्रूव करें। तो बेसिकली दैट इज़ द थिंग। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है उसको हम आज ज़रा थोड़ा सा सीरियस लेंगे कि सेनेट के इलेक्शन थे, ये पीडीएम की जो सारी मूवमेंट हुई उसके बाद एक सिलसिला चल रहा था कि सेनेट के इलेक्शन जो है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी आधी सेनेट जो है वो रिप्लेस होनी थी। तो इसमें कल जो है एक फाइनल जो था वो शोडाउन था इन नेशनल असेंबली। जहाँ तक अली ताल्लुक है सारे प्रोविंसेस का, जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के, तो उसके अंदर रिजल्ट जो आए एंड टू आवर वेरी लाइक आई मीन नॉट सरप्राइज बट टू आवर एक्सपेक्टेशंस, वो सारे ऑलमोस्ट वही आए जो कि फोरकास्ट किए गए थे। तो इसमें अब सिचुएशन ये हमें पता चल रही है कि सिर्फ जो नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन था उसमें एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ। उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो उन्होंने एज जिसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी उनकी, कुछ ही अरसे पहले उनको लॉन्च किया गया थ्रू फ्रॉम पीडीएम प्लेटफॉर्म, उन्होंने कहा। और ये उनके इस चीज़ को तकवीत देता है जो आसिफ जरदारी साहब ने जो लास्ट सक्खर में जब इनका पीडीएम का जलसा, सॉरी सक्खर कह रहा हूँ, गढ़ी खुदाबख्श में हुआ था, तो उस वक्त जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि हमें मालूम है कि किस तरह इनसे निपटना है और आप हम पे कुछ छोड़ दें या हमें हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ों में है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में अपने उस एक्सपीरियंस को बड़ा अच्छा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि इस दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, क्या रीज़न है?
इसमें अली द फर्स्ट थिंग इज कि जो पीडीएम की सारी मूवमेंट हुई है इसके अंदर अगर आपने एक नैरेटिव देखा हो जो कि खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज इन दोनों का नैरेटिव ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और इनके सिलेक्टेड और सेलेक्टर उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था। बल्कि यहाँ तक ये बात हो रही थी कि हमारा जो झगड़ा है वो इमरान खान की गवर्नमेंट से नहीं है, हमारा जो सारा वो झगड़ा है वो है एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इनको लेकर आई है और एस्टैब्लिशमेंट जो है इनको पावर में रख रही है। तो मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट ने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रियलाइज़ किया कि हमारा जो रोल है शायद वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली उसको बहुत टार्निश हो रहा है, वो इमेज को बहुत ख़राब कर रहा है उनके, कि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है और पाकिस्तान में हर बात पे कहा जाता है, एक गिलास टूट जाए तो कहते हैं जी फौज की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये जो दो इवेंट हुए जिसमें एक तो ये ज़मीनी इंतखाबात हुए और जिसमें स्पेशली डस्का का इलेक्शन हुआ, और उसके बाद ये जो सेनेट के जो इलेक्शन हुए, इसके बाद ये एक तासुर उभरा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ कहीं ना कहीं इमरान खान के ऊपर से थोड़ा सा हटाया है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूँ कि हम ये क्यों समझते हैं कि हटाया है। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले अली हमारे जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे और सादिक संजरानी साहब जो थे उस वक्त वो किसी पोजीशन में नहीं थे कि वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाए, और जब सेनेट के चेयरमैन का रिजल्ट आया इलेक्शन का तो टू द सरप्राइज ऑफ पीएमएलएन पता चला उनके मेजॉरिटी मेंबर्स ने उस वक्त सादिक संजरानी को वोट दे दिया था। और उस वक्त फिर ये आवाज़ आनी शुरू हुई थी कि भाई ये एक गैबी हाथ है जो कि इनकी मदद कर रहा है और इसमें आ रहा है। तो इससे उस इलेक्शन के बाद ये पता चला कि नहीं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है और इनका कहीं ना कहीं रोल होता है। ऑल्दो कितने लेवल पे होता है, कितने परसेंट भी, ये एक अलग बहस है, हम इसके ऊपर बाद में बात कर सकते हैं। जहाँ तक इस इलेक्शन में अब ये ताल्लुक है तो इस सेनेट का जो इलेक्शन हुआ तो इसके अंदर जो एक मेरे लिए एक ख़ास तौर पे एक नॉट अ वेरी गुड मोमेंट एज बीइंग अ पाकिस्तानी ऑल्सो, कि ये पहला इलेक्शन हुआ जिसके अंदर खुल्लम खुल्ला यहाँ तक के जो पैसे लेन और देन के मामले थे वो वीडियो रिकॉर्डेड हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब आगे नंबरिंग हुई है, प्रॉपर नंबर अलॉट किए गए हैं, और वो अब तो हर मीडिया पे वो दिखाया जा रहा है कि जी ये नंबर फलां अलॉट हुआ, नंबर 32, नंबर 70, नंबर, तो वो क्या नंबर थे, वो क्या वो जी वो एक्चुअली क्या चक्कर था जी, ये एक डेवलपमेंट ये हुई कि ये कह रही है कि ये पीटीआई ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। पीटीआई के स्टिंग ऑपरेशन का मतलब ये है कि पीटीआई ने अपने कुछ बंदे जो थे वो एमएनएस को प्लांट किया, और उनको जब ये पता चला खरीदो फरोख्त हो रही है तो उन्होंने उसको ऐसा लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि एक जो हिडन कैमरास वगैरह लगा के तो वो डील करने चले गए। और जो अली गिलानी हैं जो यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं, अच्छा इनका भी बैकग्राउंड ये कि ये वही साहबजादे हैं जो कुछ अरसे पहले जिनको अगवा कर लिया गया था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब खत्म हुई थी, तो उस वक्त इनको अगवा कर लिया गया था, मुल्तान से इनको अगवा किया गया था, इनको अफगानिस्तान ले जाया गया था और एक बड़े लंबे अरसे तक ये वहाँ पर मौजूद थे। और जब इनको बाजियाब कराया गया तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन सुना कि खासी खतीर रकम जो है वो एज अ तावान के तौर पर अदा की गई थी और उनसे इनको लाया गया था। और जब ये वापस आया था तो मेरे ख्याल में जब इनकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी तो उन्होंने कहा था मैं आई एम टोटली चेंज पर्सन नाउ, और मैंने मौत को इतना करीब से देखा है और हर दिन देखा है, तो मैं अब वो आदमी नहीं रहा। तो इस वीडियो के अंदर तो कहीं नज़र नहीं आया कि वो उन्होंने कोई चेंज आया, क्योंकि उनकी वही एक्टिविटी थी जो पहले थी। और जब उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ हुई तो इंटरेस्टिंगली अली इन्होंने ये एडमिट किया ये मैं ही हूँ। तो इसका जो इनका जो स्टांस था वो इतना एग्रेसिव था कि आई वाज शॉक्ड कि भाई एक आदमी जो है खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि ठीक है जी मैं कर रहा हूँ, अपने बाप को सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी जो मर्जी आप जो कर सकते हैं मेरा कर लें। इस टाइप का एटीट्यूड था। और ये एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन के साहबजादे जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। प्लस यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, इनके अपने बारे में इनका चूंकि एक खासा वो रहा है अपना, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन रही है इनके, इसमें सारी जो इनके टेन्योर के अंदर वो ये रही कि एक तो चले जी इन्होंने स्विस अदालतों को खत नहीं लिखा जिसकी बेसिस पे इनकी गवर्नमेंट से इनको वो नाहल करार दिया गया। इनके ऊपर जो दूसरा बड़ा एक मैं कहता हूँ बड़ा घटिया एक हरकत थी, क्योंकि एक इतने लेवल के आदमी को सूट नहीं करता कि जो टर्किश प्राइम मिनिस्टर की बेगम का जो हार था वो इनके पास था, इन्होंने ले लिया था तोशा खाना से अपने पोजीशन में, पर्सनल पोजीशन में इनकी वाइफ के पास था, और उसको फिर एफआईए के थ्रू वाकायदा इनके घर से आफ्टर 3 इयर्स निकलवाया गया। गिलानी साहब जी, गिलानी साहब के घर से इनको निकलवाया गया। अच्छा, अब सिचुएशन जो है अब ये है कि गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं,
जो हफीज शेख साहब हैं, और नाजरीन की एक जरा मेमोरी रिफ्रेश भी कर दूं कि हफीज शेख साहब ये वही साहब हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इमरान खान के हैं, बल्कि वजीर खजाना है। वजीर खजाना, और ये फाइनेंस वजीर खजाना थे यूसुफ रजा गिलानी के भी। अच्छा, तो ये उस गवर्नमेंट में भी थे, फिर प्लस ये वजीर खजाना रहे हैं और मुख्तलिफ फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटियों के सरबराह रहे हैं इन द पीरियड ऑफ मुशर्रफ ऑल्सो, नवाज शरीफ ऑल्सो। तो ये बेसिकली जो फ्रॉम द सोर्सेज ये पता चलता है कि ये IMF के आदमी हैं और IMF की रिकमेंडेशन पे इनको लिया जाता है। और चूंकि हमारा IMF के साथ इस किस्म का रिलेशनशिप है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक किस्म की ब्लैकमेल हो जाती है इनके हाथों के, उनको इनका आदमी रखना पड़ता है क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट अवर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो नज़ीर साहब, इसमें अब जो मेन चीज़ है वो अब ये बताएं कि सेनेट में बनेगा क्या क्या, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वो लेंगे अगले 1-2 दिनों में। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो आगे वक्त है क्या बनेगा? काफ़ी ये क्राइसिस भी नहीं नज़र आ रहे हैं इसमें? इस वक्त सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। क्राइसिस इन द सिचुएशन दोनों लेवल पे आ गया है मेरे ख्याल में कि अब आपको इमरान खान की गवर्नमेंट में एक तो नंबर 1 कि ये इनको इमीडिएटली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ गए, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कौम से जो खिताब किया इमरान खान ने, और उन्होंने यही कहा कि मैं इसके लिए बेहतर समझता हूं कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं और अगर हाउस का जो मेरे पे कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता तो आई विल सिट इन अपोजिशन। तो ये अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है अली, वो ये कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ये जो प्राइम मिनिस्टर के लिए किया जाता है ये ओपन होता है, इसके अंदर ही सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती। तो ये जो इनका इलेक्शन जो इन्होंने, मैं सिलेक्शन ही कहूंगा, यूसुफ रजा गिलानी का हुआ है, वो बेसिकली अगर ये अच्छा आप इसमें समझ, अच्छा सॉरी बात कर रहे हैं, आप सब देखें ये भी सिलेक्शन हुआ है? जी बिल्कुल। वो तो ऑलरेडी जो PDF है वो कहती थी जी ये सिलेक्टेड वजीर आज़म, जो क्योंकि बिलावल तो थक गया बेचारा ये कह गया कि ये सिलेक्टेड वजीर आज़म, तो अब हम कहेंगे यूसुफ रजा गिलानी जो है वो भी सिलेक्टेड जो है सेनेट के चेयरमैन। बिल्कुल सिलेक्टेड, हर आप एंगल से देख लें सिलेक्टेड है। आप इलेक्टेड तो मैं उसको मानता हूं जिसको आप बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी पैसा लगाए, बगैर किसी रिसोर्स के, आप जहां पर आपके पीछे बैकिंग हो, आपको पैसों के थ्रू लाया गया हो, आप वो बेसिकली सिलेक्शन है क्या कि आप वो चीज डिजर्व नहीं करते और आपको दी गई है जबरदस्ती, मतलब आपके ऊपर वो एक किस्म की थोपी गई है। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर अपनी बलबूते पर अगर होते तो ये तो बड़े अरसे से खामोश बैठे हुए थे, इनकी तो पावर नहीं था, इनको तो जब जिन लोगों ने लाना था वो इनको लेकर आए और उन्होंने सामने बिठाया और इनका सिलेक्शन करा दिया। और सिलेक्शन भी अली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिलेक्शन उन्होंने उसका कोई जो पैसे दिए, आप ये ना समझे कोई पैसे उन्होंने जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने कोई अपनी जेब से अदा किए, ये पैसे हमारे पाकिस्तानी अवाम की जेबों से ही जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ये वही पैसे हैं जो डेवलपमेंट बजट्स के अंदर और जो मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती फंड्स की मद में जो आते हैं और सारे आते हैं, ये आप ही के पैसे हैं और आप ही के पैसे इन्हीं को रिश्वत में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे उन्होंने जो कमाए थे आपसे वो उन पैसों में से इनको पेमेंट की गई है। तो ये बेसिकली एक है सिनेरियो। और अब जो इनके लिए नया चैलेंज आएगा वो आएगा कि सेनेट का चेयरमैन, क्योंकि ये अपनी मेजॉरिटी। तो अभी ये जो रिजल्ट आया है सेनेट का जी, तो आप समझते हैं कि ये जो ऑपोजिशन पूरी एक कंबाइन एक PDM बना हुआ था, इसी रीज़न की वजह से बना हुआ था, ये जो आज रिजल्ट आया उसकी वजह से? जी, एक तो बेसिकली इसकी वजह से बना था, मेरे ख्याल में इसका और थोड़े सा रिट्रोस्पेक्ट में अगर जाएं तो इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो ये कि सबसे पहले तो ये कि ये जो PDM का अलाइनमेंट जो हुआ है इनके साथ, सारा जो ये अब साथ बैठे हैं अपने सारे अख्तलाफात भुला के, उसमें इनका ऑब्जेक्टिव जो जैसे इमरान खान ने भी बात की है वो बिल्कुल सही बात है कि ऑब्जेक्टिव तो इनका दोनों का सेम है कि भाई ठीक है जी, आप यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स वाली कहानी है कि भाई ठीक है, हम चूंकि दोनों ही इस हमाम में नंगे हैं तो हमें दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो तीसरा शख्स आया है ये ही इज क्रॉसिंग द लाइंस नाउ, ये उस पर जा रहा है जिसके अंदर वो हमें तंग करना शुरू हो गया और वो बार बार हमें जो है ना डिफरेंट किस्म के केसेस के अंदर, और अगर पुराने केसेस के फैसले नहीं आ रहे हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है कि जी पुराने केसेस कोर्टों में चल रहे हैं, नैब भी कार्रवाई कर रही है और लोगों का काफ़ी ऑब्जेक्शन भी है कि कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो एक तो केसेस बन रहे हैं, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, और प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जो अगली करप्शन है उसके अंदर काफ़ी लोग मोहतात हो गए हैं। तो एक वो एलिमेंट आ गया कि जिसमें इमरान खान ने कम से कम ये काम किया कि जो अगली उस पर काफ़ी जो है ना ब्रेक्स जो है ना काफ़ी हद तक अप्लाई हो चुकी हैं और अब वो काफ़ी केयरफुल हैं।
इस वक्त अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है कि जितने केसेस बने, जिस किस्म की करप्शन ये लोग करते हैं और जिस किस्म के रिसोर्सेज इन लोगों के पास मौजूद हैं, उसमें इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इतना इनके पास पैसा आ चुका है कि इसके अंदर लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल फर्म्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे इनके पेरोल के ऊपर होते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या है कि लेयर्स ऑफ लेयर्स में ये करप्शन किया है। ऐसा नहीं है कि ये फर्ज करें मैंने और आपने कोई अगर चीज खरीदी और अपने नाम पे रसीद बनवा ली, इसके इतने भोले नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक फालूदे वाला है तो फालूदे वाले के पीछे कोई एक और है, तो एक और है, अब्दुल के पीछे सुल्तान है, सुल्तान तो ये चीज़ें तो तब होती हैं जब आप उसके पीछे मतलब कंप्लीट प्लानिंग करके चल रहे होते हैं, पहले से प्री प्लान्ड होती हैं। जी बिल्कुल। तो आप मतलब जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये कि ये प्री प्लान था सारा कुछ, जो जितना भी हुआ करप्शन, ये जो भी चीज़ें हैं। तो जी बिल्कुल अली, आई एग्री विथ यू। तो इसमें एक चीज़ जो मुझे दिमाग में जा रही है, वो आप क्या समझे, जो इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो डालने आए, जो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं वो खड़े नहीं हुए, जबकि शहबाज शरीफ वोट डालने के लिए आए तो वो खड़े हुए हैं। जी, इससे क्या लगता है आपको, क्या है? जी इसमें थोड़ा अभी इन लोगों ने खुल के तो ये बात नहीं की है, लेकिन जहाँ तक कुछ थोड़ा सा कराइन ये कहते हैं कि भाई ये इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें तो वो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो ऐसे उनको पूरा वो शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल दे रहे हैं सारे नीचे करके। जी वो प्रोटोकॉल हम हाजिर हैं जी एग्जैक्टली। देखिए जी आप एक चीज़ तो हमें ये माननी पड़ेगी कि जहाँ तक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, जितने भी साल उन्होंने गुजारे उनके बेनिफिशरीज तो थे। बेनिफिशरीज उनकी अपनी फैमिली, तो उन्होंने जो करप्शन की थी वो जो की सो की, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और बाकी भी जितने तबके हैं, उसके अंदर भी उनके बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया या सारे लोग उनके अगेंस्ट थे। और उन्होंने बड़ा ये एक जबरदस्त अपना पेनिट्रेशन रखी थी, स्पेशली पंजाब की हद तक उनका एक बड़ी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बड़ा शहबाज शरीफ का, हमजा शरीफ का, काफी उनके साथ उनके कनेक्शन उनके मौजूद थे। आप समझते कि उन्होंने एक वो पूरा नेटवर्क जो है वो बिछाया हुआ था। जी बिल्कुल। और वही अभी भी उसकी वही फसल काट रहे हैं। एग्जैक्टली, वो फसल भी काट रहे हैं। और दूसरी बात है कि उन लोगों को शायद ये अंदाजा है कि आप ये जो गवर्नमेंट है अगर इसका टॉपल होती है या जाती है तो फिर इन्हीं लोगों ने आना है। तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वो जो रिस्पेक्ट का आप जो लेवल देख रहे थे, जो उठ के खड़े हो रहे थे, कुछ हो रहे थे, वो बेसिकली ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो है गवर्नमेंट में आएंगे। आप एक जो एक सरप्राइजिंग चीज है वो ये कि हमें ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि व्हाई पीपल्स पार्टी इज सपोर्टिंग दैट वन। क्योंकि सारा जो बयानिया ये आ रहा है कि अभी पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, तो पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट फेडरल पे तो मिलने वाली नहीं है। गवर्नमेंट अगर आएगी भी तो नून लीग की आएगी, मरियम नवाज की आएगी, क्योंकि पंजाब जो है बेसिकली वो डोमिनेट करता है, क्योंकि जो पंजाब से जीतेगा वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा। आसिफ जरदारी इज वेरी हैप्पी विथ हिज सिंध कार्ड। उनको सिंध से बाहर जाना भी नहीं, उनके 500-600 अरब रुपए जो साल के उनके मिल रहे हैं, ही इज वेरी हैप्पी विद दैट वन। और उन्होंने उसको सिक्योर कर रहे हैं। वो सिक्योर उनको ये करना है कि वो ये नहीं चाहते कि फेडरल के अंदर कोई ऐसी पावर बैठी हो जो कि उनकी उस जो रियासत है, जो उन्होंने बनाई हुई रियासत के अंदर रियासत, उसको कोई कदगन लगे। तो वो तो उन्होंने 100% उन्होंने उसको इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए वो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी जो उनकी सब रियासत जिसे कहें हम जी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इसको जो है इसको नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि, और इसमें मुझे फिर एक और चीज ये नजर आती है कि अगर ये किया जा रहा है तो इसका मतलब है इमरान खान कहीं ना कहीं इफेक्टिव जरूर थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये इतना सारा मूवमेंट हुई है। अगर इमरान खान इफेक्टिव नहीं होते तो उनको जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि वो तो जरदारी के लिए नून लीग या इमरान खान से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज करें कि वहां पर कोई इनके खिलाफ काम हो रहे थे, तभी वो इतने अगेंस्ट गए हैं। और वो हर हाल में इनको रिमूव करना चाहते हैं, वो डीरेल करना चाहते हैं गवर्नमेंट को। तो लेकिन अब ये क्या बनेगा अगर गवर्नमेंट जो अपोजिशन है वो अगर पावर में आ जाती है, तो फिर क्या बनेगा? जी अब ये सिनेरियो, अब ये एक हाइपोथेटिकल हम सिनेरियो ले सकते हैं कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल यू आर राइट। जिस तरह ये अपसेट हुआ है गिलानी साहब का, जो कि सारे पंडित कह रहे थे नहीं हो सकता,
तो ये भी हो सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के अंदर जो है जिन लोगों ने पीछे छुप के बैठ के पैसे खाए हैं वो सामने भी खा सकते हैं, वो डील बना सकते हैं, वो नून लीग को कह सकते हैं कि जी आप हमें इस बात की गारंटी करें कि आप हमें टिकट देंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम आपको अभी ओपनली भी कह देंगे कि जी इमरान खान के खिलाफ वोट देने को तैयार हो जाएंगे। हमने पैसे की करामात देख ली है जो इस वक्त नजर आई है, आपने वीडियो देख ली, ओपन सीक्रेट, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं जो हम अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं और बहुत बड़ी कोई सीक्रेट है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंटें किस तरह रन होती हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ एक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फ़ौरन बाद मिलते हैं, तो हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो अब हम चलते हैं कनाडा की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोविड वैक्सीन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके हवाले से नज़ीर साहब के पास क्या अपडेट्स हैं। तो नज़ीर साहब ये बताएं कि जो कोविड वैक्सीन प्रोसेस कनाडा में शुरू काफ़ी देर से हुआ, बीच में रुका और अब फिर दोबारा से ओंटारियो में भी ऑल ओवर कनाडा ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, तो उसके बारे में आपके पास क्या अली, सबसे पहले तो मैं आई विश कि कनाडा भी शायद ऐसा मुल्क होता है जिसके अंदर इतनी खबरें होती जितनी हम पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कनाडा में इस किस्म की कोई वैक्सीन कोई इस किस्म की मसालेदार खबरें या कोई इस किस्म का कोई मुझे एक बीबीसी के एक नुमाइंदे होते थे पाकिस्तान में बेस रहे काफी अरसा, मार्क टली होते थे, तो उन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान इज वन कंट्री विच इज नेवर आउट ऑफ न्यूज। तो हर वक्त कोई ना कोई खबर, हर वक्त कोई ना कोई क्राइसिस, हर वक्त कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती है। कनाडा की डेवलपमेंट जो है वो ये है कि कोविड 19 के जो वैक्सीन के जो प्रोसेस है, लगने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो गया। फाइनली हमारे पास सारे जो इनके जो स्केड्यूल वगैरह भी आ गए। एक्चुअली यहाँ पर कनाडा में एक अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ कि जितनी भी वेस्टर्न वर्ल्ड है इसमें यूरोप से और अमेरिका में, दोनों में जो सबसे पहले वैक्सीन जो लगी गई हैं वो यूरोपियन नेशंस को और अमेरिका में पहले आई। कनाडा वाज द लास्ट ऑफ देम। हमारे यहाँ पर वैक्सीन की अराइवल लेट हुई। कुछ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हमें प्रॉमिस की गई थी, जिनके बारे में बनाया गया था कि भाई वो वैक्सीन हमें पहले मिलेंगी, मॉडर्ना वगैरह की, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को एक ज़रा सेटबैक मिला कि जो उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन ने अपने कुछ कंट्रीज़ के प्रेशर के ऊपर कि नहीं उनकी पॉपुलेशन को पहले लगाई जाएगी। ऑब्वियसली हर एक का इस वक्त प्रेशर ये है कि उनको वैक्सीन ज़्यादा मिले और वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट करें। तो इसमें अब कनाडा में शुरू हो गई है और होपफुली के ये अगस्त सितंबर तक सारी कंप्लीट भी हो जाएगी। इसके अंदर ऑलरेडी जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनको लग चुकी है, जो जितने बाकी ओल्डर एज वाले हैं, वल्नरेबल जितना पेशेंट है, जो सारे उनको लग चुका है। तो वी एक्सपेक्ट कि ये इस वक्त बेहतर हो जाएगा। कुछ नए जो वेरिएंट हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर के, आपको न्यूज़ आ रही है कि भाई ये नए वेरिएंट आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रैवलिंग जो है 90% कम हो गई अली, तो उसकी वजह से एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हुआ है कि हमारे लोकल जो है खासा कंट्रोल जो है वो बेहतर हुआ और डेली केसेस जो है अब वो काफ़ी नॉर्मल पे आ चुके हैं, कम होना शुरू हो गए। गुड। तो आप ये बताएं कि ईरान और यूएसए का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हवाले से क्या। जी अली, ये ईरान और यूएसए की, क्योंकि अब ये हम चूंकि पाकिस्तान वाले मामला के अंदर इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, काफ़ी लोगों का ध्यान भी शायद इस पे ना गया हो। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि जब से बाइडेन गवर्नमेंट आई थी तो उसके ऊपर एक परसेप्शन ये आई थी कि चूंकि बाराक ओबामा ने जो आर्किटेक्ट थे ईरान के साथ एक न्यूक्लियर जो माहिदा हुआ था उनका, उसके वो आर्किटेक्ट थे और जो बाइडेन उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो हम समझ रहे थे कि ये उसी तरह उसको लेके चलेंगे। ऑल्दो ये जितने पुराने उसके जो आर्किटेक्ट थे वो सारे उन्होंने वही लेकर आए हैं, वही लोग हैं जो उसको रन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक स्टेलमेट ये आ गया है कि दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो पहला कदम वो उठाएं। तो अमेरिका जो है उस वक्त वो ईरान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो अपने सेंट्रीफ्यूजेस की जो कैपेसिटी है उसको लेकर नीचे लेकर आए, अलाउ करें उनके इंस्पेक्टर्स को जाने के लिए और वहां पे जाके उसको मॉनिटर करें। ईरान का स्टांस ये है कि आप पहले जो पाबंदी है उनके ऊपर वो खत्म करें। अच्छा, इसमें अभी सारे जो सिचुएशन के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बाइडेन गवर्नमेंट ने आते साथ जो एयर स्ट्राइक्स की और वो ईस्टर्न सीरिया के अंदर ईरानियन कोई बेस थी जहाँ पे उनकी ईरानियन मिलिशियाज जो है वो अपना वहाँ से अपना ऑपरेशन रन कर रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और उसमें तकरीबन 22 के करीब लोग उन्होंने जो उसमें रिपोर्ट आई है कि उसमें उनके मारे गए। उसके रिटेलिएशन के अंदर ईरान ने मिसाइल दागे और मगरबी
इराक के अंदर उनकी जो अमेरिकन एक एयरबेस है उसके पास उन्होंने किया, वो बच गई, लेकिन ये कि उसके पास वहां पर उन्होंने अटैक उसको किया, तो रिटेलिएशन चल रही है। अब सिचुएशन इस तरह की सिचुएशन है कि जिसके अंदर इस वक्त हम कह सकते हैं कि सिचुएशन इस वक्त बड़ी फ्लूइड है, कोई इस वक्त कंक्रीट बात नहीं कही जा सकती। लेकिन एक जो पॉजिटिव एलिमेंट इसमें आया वो ये आया कि साउथ कोरिया ने जो फ्रीज किए हुए थे ईरान के एसेट्स, जो कि इंटरनेशनल एक सैंक्शंस लगी हुई थी, वो 1 बिलियन से ऊपर के कुछ एसेट्स है, तो साउथ कोरिया ने वो रिलीज किए हैं। तो ये एक नजर आ रहा है कि थोड़ी सी बर्फ जो है वो पिघली है, और इसके अंदर शायद क्योंकि साउथ कोरिया बगैर अमेरिकन परमिशन के तो उनके एसेट्स जो फ्रीज किए हुए थे उनको नहीं ले सकता था, तो अब ये सिचुएशन शायद बेहतरी की तरफ जाए। तो इसमें अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें और ईरान के हवाले से जो है, ईरान ने चूँकि वेस्ट इराक पे अटैक किया है जी, तो उसकी क्या रीज़न है, उसके पीछे किसका जी, हाथ है? अरे इसमें एक जो अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो एक प्रेस रिलीज आया है, उनके अंदर भी उन्होंने जो ईरान को अक्यूज किया है, बेसिकली ईरान को वो अक्यूज कर रहे हैं कि ईरान ये जो इनकी सेंट्रीफ्यूजेस का मामला है और जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उसका तो मामला आप एक तरफ रखें, ईरान पे एक्चुअल जो प्रॉब्लम इनको आ रही है वो फेस करनी पड़ रही है, वो ये कि ईरान इज इंटरफेयरिंग और मेडलिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जिसके अंदर सीरिया जो है वो शामिल है, इराक के अंदर उनकी बहुत पेनिट्रेशन है, लेबनान के अंदर वो मौजूद हैं, यमन के अंदर वो मौजूद हैं, और चूंकि उनका एक स्टांस एक पर्टिकुलर सेक्ट के हवाले से जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसमें अमेरिका ये चाहता है कि ये ईरान की जो मेडलिंग है इनटू द अफेयर्स ऑफ मिडिल ईस्ट ये ख़त्म हो, जो कि वो नहीं कर रहे, और उन्होंने इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। तो जहाँ तक बाकी जो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है, स्पेशली सऊदी अरेबिया हो गया और ये जो गल्फ की जो स्टेटें हैं, ये सऊदी अरेबिया को इसमें सपोर्ट कर रही हैं। अभी आपने अगर इससे रिलेटेड एक अहम डेवलपमेंट देखी हो तो दूसरी तरफ ये हुआ है कि ईरान की इस प्रेशर के साथ साथ एक और जो नया प्रेशर डेवलप हुआ वो सऊदी अरेबिया पर डेवलप हुआ है, जो रिसेंटली CIA ने रिपोर्ट रिलीज कर दी। अदनान खशोगी जो उनके जर्नलिस्ट थे, जो सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट थे, जो अमेरिकन बेसिकली अमेरिका बेस्ड थे, तो उनका जो कत्ल का मामला है तो उसके ऊपर CIA ने अपनी रिपोर्ट रिलीज कर दी, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली अक्यूज कर दिया है MBS को, जो उनके वुड बी द किंग जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनको अक्यूज किया है, और उन्होंने बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया बाइडेन गवर्नमेंट ने कि वो उनसे किसी किस्म की भी नेगोशिएशन या बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है, क्योंकि MBS जो है वो प्रैक्टिकली इस वक्त सऊदी अरेबिया को रन कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया को रन करने का मतलब ये नहीं होता है वहां पर कि सिर्फ सऊदी अरेबिया को रन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, और वो वहां पर मिडिल ईस्ट के जितने बाकी ममालिक हैं, जिसके अंदर गल्फ की जितनी जो खलीजी रियासतें हैं, इसके अलावा जितने कुवैत वगैरह से लेके इवन मिस्र और बाकी भी जो ममालिक हैं, वो इनके अंडर इन्फ्लुएंस हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद जो है एक खासा एक सरप्राइज किस्म का रिएक्शन देखने में आया कि जितनी इवन कुवैत जैसा मुल्क जो कभी इस मामले में नहीं बोलता था, उन्होंने भी CIA की इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया, और बाकी भी जितनी गल्फ स्टेट है उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया कि नहीं, इसमें MBS की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन चूंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेट्स हैं जो अमेरिका में इस वक्त आए हैं, इनका ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड स्टांस काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, और उसमें कोई जीरो टॉलरेंस रखते हैं, वो मशहूर हैं। होपफुली देखें कि क्या होती है सिचुएशन, आगे क्या हालात होते हैं। तो चलो सियासत से आप निकलते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे नज़र आई, मैंने कहा आपसे ज़रा उस पर डिटेल में जाते हैं। चाइना में ये आर्टिफिशियल रेन जो की उसने कुछ पोर्शंस पे, वो क्या है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी बड़ी थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्टेडियम के ऊपर, और ये तो सुना है कि इंडिया के एरिया के बराबर, मतलब है कि तकरीबन ऑलमोस्ट रकबा जो है उन्होंने कवर किया है। ये तो बड़ी सरप्राइजिंग, ये बोलने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर नाजरीन को मैं अगर ये बताऊं, और ये इस वक्त आपको, अगर आपको इस पर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, बड़ा अच्छा इसके ऊपर काफ़ी डिटेल है। RT टेलीविजन ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये तकरीबन पिछले कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है कि चाइना ने 2 बड़े ब्रेक थ्रू किए हैं। अली, इसमें जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो किया उन्होंने, वो ये किया आर्टिफिशियल रेन कराने का। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन कराने का, जिस तरह आपने कहा कि एक छोटा एरिया हो के, मतलब ये इस एरिया के अंदर आपने स्टेडियम का तो सुना है कि चलो कुछ एरिया में इस तरह का करते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन ये बहुत बड़ा, और ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो 2008 जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर ये पहली दफा खबर आई थी कि बीजिंग ओलंपिक्स जब स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि चाइनीज जो है बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, तो इन्होंने हम अपने आप को कहते हैं तो हम परस्ती के अंदर हम शायद देसी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन चाइनीज हमसे ज्यादा हैं। तो इनके लिए 2008 जो था वो बड़ा कहते हैं लकी
ईयर था, 2008 में 8वां महीना था, 8वीं तारीख थी, 8:08 पे सुबह इन्होंने उसको ओपन करना था, क्योंकि इनके लिए 8 जो है इज द लकीस्ट नंबर। तो उस दिन जो बीजिंग की जो फोरकास्ट थी वो ओवरकास्ट थी, वहां पर सवाल ही पैदा नहीं। तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते तक स्मॉग था वहां पे और बड़ी बारिश हो रही थी और वहां पर किसी किस्म के चांस नहीं थे। तो यकायक जिस दिन ये स्टेडियम में जब ओपनिंग की तकारीब हो रही थी तो सूरज बिल्कुल ब्राइट निकला हुआ था और उन्होंने उस पूरे इसके अंदर तकरीब को किया। और ये बताया गया बाद में कि ये आर्टिफिशियली किया गया है, यानी कि न सिर्फ बारिशें करवाई जा रही हैं बल्कि अगर बारिशें जहां हो रही हैं उनको डिले और रुकवाने का भी उन्होंने उसके ऊपर काफी काम कर दिया है। और अभी जो उन्होंने जो 2 हफ्ते पहले जो तकरीबन जो बात हुई है उसके अंदर तो एक बड़ी शॉकिंग वो न्यूज़ थी, वो मैं मतलब शॉकिंग इन द सेंस कि पॉजिटिवली शॉकिंग, कि ये जो वेदर फिनोमेना है ये इन्होंने किया है ऑन द साइज ऑफ इंडिया। अब हिंदुस्तान के बराबर का एरिया है, हिंदुस्तान इज अ वेरी बिग कंट्री। आप उनका जो गोबी डेजर्ट वगैरह है तो वो उस पूरे एरिया के अंदर वो बारिशें जो हैं वो बरसाएंगे, वो टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, वो अगर एक्सेसिव मतलब अगर हीट है तो उसको भी लोअर डाउन करेंगे, अगर उनको चाहिए तो उसको भी वो बढ़ा सकेंगे, तो जहां नहीं है वहां पे भी करवा सकेंगे। तो इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट और आई एम सरप्राइज कि ये किस तरह वो कर रहे हैं। और जब मैंने इसको जब रिसर्च किया तो अली एक बड़ी हैरानगी की इसमें मुझे चीज़ नजर आई कि ये जो थ्योरी है, ये जो आर्टिफिशियल रेन कराने की और किस किस्म की कुदरती चीज़ों के अंदर जो है इंटरफेयर करने की, ये एक्चुअली एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, हार्प उनका नाम था। तो उन्होंने कहीं 1930 की दहाई के अंदर जो है पहली दफ़ा ये साइंटिफिकली प्रूव किया कि ये पॉसिबल है कि आप बारिशें करवा सकते हैं, आप बारिशें रुकवा सकते हैं, आप जलजले ला सकते हैं, आप जलजले रुकवा सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में कहा था कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पे मूव जो करती है इसकी भी रोटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, एंड साइंटिफिकली ही प्रूव्ड दैट वन। तो उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी इन चीज़ों के बारे में खासा काम किया तो यकायक वो मंजर आम से गायब हो गए, जैसे कि इस तरह के लोगों के साथ होता है, और उनकी उसके बाद कोई इतलात नहीं मिली उनके बारे में कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अभी जब चाइना ने जब किया तो ऑल ऑफ अ सडन जो आज से कोई तकरीबन 80-90 साल पहले की जो सारे जो चीज़ें थी वो सामने आ गई कि भाई ये जो काम हो रहा था वो बिल्कुल सही था, और इस पे चाइनीज़ ने खासा काम किया। काफ़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, और ये सरप्राइजिंग है कि इतने बड़े एरिया पे जी मतलब आर्टिफिशियल रेन जो है। तो ये तो थे हमारे आज के मेन जो चीज़ें थी। तो अब मेरे पास लोकल न्यूज़पेपर्स हैं तो उसके हवाले से हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो स्पेशली उसकी हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा देख लें। मोस्टली तो आज जितने भी हेडिंग्स हैं वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से ही हैं। उसमें जो उर्दू पोस्ट हैं उन्होंने सेनेट के हवाले से लिखा है, हफीज़ शेख साहब को शिकस्त और गिलानी फातह हैं जी। और 37 में से 13 जो है सीटें वो पीटीआई को मिली है और बाकी जो है वो पीडीएम जो है उनकी मतलब एक कंबाइंड सारी है वो। इसी तरह अखबार पाकिस्तान जो है उनका भी यही हेडिंग है, इमरान खान का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला। तो आप देखते हैं इसकी डेवलपमेंट अगले 1-2 दिनों में सरप्राइज अली कि ये पाकिस्तानी जो हमारे न्यूज़पेपर हैं इन्होंने काफ़ी क्योंकि ये बड़े पास अपडेटेड, क्योंकि ये कल की खाली न्यूज़ वेडनेसडे को आ जाते हैं ना। अच्छा ओके। तो अगले दिन ये मार्केट में होते हैं ऑलमोस्ट। ओके। तो इसलिए वो चूँकि लकीली दिन ही ऐसा आ गया कि वो अपडेटेड ही हमें मिल गए। जी। तो ये अखबार पाकिस्तान की हेडिंग थी। इस तरह पाकिस्तान टाइम्स ने भी ये दिया, लेकिन इसमें इन्होंने डिफरेंट इनकी हेडिंग है। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा श्रीलंका और सी पैक श्रीलंका तक बढ़ाने का बयान दिया है कि श्रीलंका तक बढ़ा सकते हैं सी पैक को। तो ये एक मतलब जी ये इत्तेफाक से मेरा, चूँकि इसमें एक जो इनका जो डेलीगेशन गया था उसमें हमारे बड़े क्लोज दोस्त हैं, वो इमरान खान के इस डेलीगेशन में शामिल थे, फार्मास्यूटिकल के उसको हेड कर रहे थे वो। तो उनसे मेरी काफ़ी इसमें डिटेल बात हुई एंड इट्स अ गुड थिंग टू नो कि उन्होंने बताया कि इसमें बहुत डेवलपमेंट, क्योंकि इमरान खान का जो डेलीगेशन श्रीलंका गया था उसमें खासे मुआहदे हुए हैं और श्रीलंका जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है गवादर के पोर्ट को यूज़ करने में। तो चूंकि श्रीलंका का अपना भी एक जो पोर्ट है हम्बनटोटा की, जो उनकी जो पोर्ट है वो जिस तरह गवादर को चाइना ने डेवलप किया है, तो इस तरह हम्बनटोटा में चाइनीज़ उसमें है, लेकिन
श्रीलंकन अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में गवादर के थ्रू मार्केट करवाना चाह रहे हैं सेंट्रल एशिया एंड टू ऑल द अदर कंट्रीज। वो वहाँ पे पाकिस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और उससे आगे जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट करना चाहते हैं। और उसमें ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उनको बड़ा एक वो फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में अगर उनको अदरवाइज जाना हो तो उनको बड़ा लंबा रूट लेना पड़ेगा, पूरा क्रॉस करके मेडिटेरेनियन से अंदर से निकल के और ब्लैक सी के थ्रू जाना पड़ेगा। जबकि अगर वो गवादर से जाते हैं तो ये रूट उनका बड़ा शॉर्ट हो सकता है। और श्रीलंका के पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए, स्पेशली कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल वगैरह से रिलेटेड है, उनके अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी हैं। उसके अलावा उनके पास टूरिज्म का बेसिकली बहुत बड़ा पोटेंशियल है उनके पास। तो यस इट्स अ बिग न्यूज़। इसमें मज़े की जो हमने शुरू में सेनेट के हवाले से बात की कि वीडियो, तो उसमें वीडियो लीक में उसने ये रोज़नामा खबरनामा है इन्होंने लगाई कि वीडियो एक प्लानिंग से बनाई गई जी, जिसमें कि सारी गुफ्तगू जीप में रखे हुए मोबाइल से रिकॉर्ड की। चारों अरकान का ताल्लुक कराची से है जी, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है हुकूमत ने अपने बंदे बेच कर वोट ज़ाया करने के तरीके पूछे। तो मतलब ये है कि वही आपने जो बात की ये वही न्यूज़ भी वही बिल्कुल शो कर रही exactly, है हाँ, ये वही बात कि है। वो प्रॉपर प्लानिंग के थे। और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली गिलानी जी जी को जो हमने उन्होंने पहले बात की उसी से लिखा रिलेटेड। है, हाँ। हाँ। और इसमें बस अली एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं कि ये बेसिकली ये पीटीआई ने अगर पीटीआई ने प्लान किया, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन अगर पीटीआई ने अगर ये काम किया और ये स्टिंग ऑपरेशन किया तो ये उनकी मैं जहानत को दाद देता हूँ। लेकिन इन्होंने लिखा है वीडियो स्कैनल में 4 MNA मुलवस हैं, चारों अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है जी। अभी हो सकता है कि देखिए 4 उनके गए थे, नाम भी दिए हैं। जमील अहमद खान मलीर 2 से है, फ़हीम खान कुरंगी 3 से, अताउल्ला खान कराची वेस्ट 3 से और मोहम्मद असलम खान कराची सेंटर 2 जी। से। तो अब ये इसमें 4 उन्होंने नाम भी दे दिए। हाँ 4 इन्होंने दिए नाम। अब एक्चुअली हुआ ये है कि मुझे ये लगता है कि जो चारों थे, देखें या तो ये हो सकता है चारों इन्वॉल्व हो उनको पता हो, या ये कि इन चारों में से एक इन्वॉल्व हो जिसने आगे उनको एक्सपोज किया है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये हो सकता है कि उसमें एक जो है उन्होंने, क्योंकि जिसमें नाम लिए गए हैं और उसमें बात हुई है, या ये कि वो चारों ने पहले जाके अपनी पार्टी को अप्रोच किया और पार्टी ने उनको कहा कि ठीक है आप इसको एक करें ताकि हम इनको एक्सपोज करवाएं। और ये वीडियो थी अली, एक थोड़ी सी एक चीज ऐड अप कर दूं कि इसके अंदर जब ये वीडियो रिलीज हुई है और ये बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन पहले ही रिलीज हुई, और इस वीडियो के रिलीज होने के बाद तो ये था कि ये बिल्कुल ही चांस खत्म हो गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट की ये सीट जीत सके, क्योंकि इससे काफी उनको सेटबैक मिला था। अगेन ये पता नहीं क्या छड़ी घुमाई गई है, वो जादुई छड़ी जो है उसके बाद जिसमें वो हो गया। ठीक जी, तो आज का हमारा ऑलमोस्ट जो है ये काफ़ी हद तक है, लेकिन इसमें एक चीज़ बताता चलूँ मैं कि कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो बशीर तारड़ साहब थे वो 2 साल बाद वापस पाकिस्तान चले गए। उनकी जगह पे नया जो कमिश्नर पाकिस्तान हाई कमिश्नर आया अमीर खुरम साहब कोई हैं। तो वो आए हैं, तो ये हमारे लोकल मतलब है कि कैनेडियन पाकिस्तानी जो यहाँ पे उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए है कि यहाँ पे नए हाई कमिश्नर है। हमें तो यहाँ पर एज अ कम्युनिटी के तौर पे हमारे लिए चीज़ ये होती है कि अगर जल्दी चेंजेस ना हो तो हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि एक आदमी आता है वो अपना कम्युनिटी के साथ 2 साल में तो सारे मुश्किल से तारुफ होता है लोगों का। बिल्कुल। और ये कि अगर जल्दी चेंज होता है फिर उसमें मामला ये होते हैं कि वो दरमियान में रह जाते हैं और फिर अगले को नया टाइम लगेगा उसको एक्लेमेटाइज होने में। बहरहाल होपफुली कि ये हमारे लिए अच्छा हो। तो जी नज़ीर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका। तो जी नादरीन ये था आज का हमारा ब्रिज। तो उम्मीद है आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, जिसके लिए हमारा नंबर है 6475009477। इस पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल अगर करना चाहें तो info@z9media.ca। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इसको और जितना इम्प्रूव कर सकें, उस आपके लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा, ताकि हम आपको मैक्सिमम जो है अच्छे तरीके से अपडेट्स दे सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।